हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को देखेंगे और प्लांट किंगडम को देखेंगे। लेकिन बिफोर वी बिगिन लेट मी आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चंस। क्या आप में बता सकते हैं कि वायरस को फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में क्यों नहीं रखा जाता? कैन यू टेल मी कि जिम्नोस्पर्म्स के सीड्स नेकेड ही क्यों होते हैं? और डू एंजियोस्पर्म्स प्रोड्यूस फ्लावर और नॉट? क्या एंजियोस्पर्म्स के फ्लावर्स होते हैं या नहीं होते हैं? ये सारे क्वेश्चंस को देखेंगे और क्लासिफिकेशन की हमें नीड क्यों पड़ी, ठीक है, और प्लांट्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं, ICBN, ICZN, बायनोमियल नोमेनक्लेचर, ये सब देखेंगे। और ये जो चैप्टर है थोड़ा सा फैक्चुअल है और हम लोगों के लिए ये नाइटमेयर हो जाता है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि आर्ट्स बैकग्राउंड या ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से होते हैं। तो चूँकि ये थोड़ा सा फैक्चुअल है तो मेमोराइज मगिंग ज़्यादा करना पड़ेगा। तो सो डियर फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम लोग टेक्सोनॉमी की बात करते हैं। जो टेक्सोनॉमी होता है ये एक साइंस है जिसके अंतर्गत हम लोग प्लांट्स और एनिमल्स को कैटेगराइज करते हैं और कैटेगराइज करते हैं कुछ पैरामीटर्स पर। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्लांट्स का क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, फिर उसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं, फिर उसको हम लोग डिस्क्राइब करते हैं और फिर लास्ट में उसका नेम दे देते हैं, नेमिंग करते हैं। जो टेक्सोनॉमी है ना वो उसको हम लोग 4 पिलर्स के अंतर्गत में देखते हैं। सबसे पहला है कैरेक्टराइजेशन। इस कैरेक्टराइजेशन के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग प्लांट्स के फिजिकल, जेनेटिकल और उसके जो बायोकेमिस्ट्री है उसको इसका अध्ययन करते हैं, उसको पढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग उसको आइडेंटिफाई करते हैं। मतलब जो हमने ट्रेट्स अभी पढ़ा क्या वो किसी स्पीसीज़ में जो पहले से अवेलेबल हैं क्या वो हैं, या फिर हमने जो भी अभी कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब अभी जो नए स्पीसीज़ का जो देखा है क्या वो न्यू है, तो उसे नए स्पीसीज़ का नाम दे देंगे। और उसके बाद उसको क्लासीफाई करेंगे किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप में जिसके साथ वो कैरेक्टर शेयर करेगा। फिर उसका हम लोग नोमेनक्लेचर करेंगे, क्या बायनोमियल नोमेनक्लेचर। और ये जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर है ये कैरोलस लीनियस ने प्रपोज किया था और कैरोलस लीनियस को फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी बोला जाता है। अब देखिए बायनोमियल नोमेनक्लेचर इज़ ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जितने भी स्पीसीज़ हमारे पास हैं, जितने ऑर्गेनिजम्स हैं, सबके डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट नेम हैं। अगर एक कोई साइंटिफिक नेम होगा तो देयर विल बी अ यूनिफॉर्मिटी और देयर विल बी नो एम्बिग्यूटी नहीं होगा अध्ययन में, साइंटिफिक स्टडीज़ में। इसीलिए जो है हम लोग इसका यूज़ करते हैं। और ये जो टेक्सोनॉमी है ना ये हमें इसलिए भी पढ़ते हैं क्योंकि ये हमें एक फाइलोजेनेटिक जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है उसको भी समझने में मदद करता है। और इसका बहुत सारा यूज़ है कि ये हमको मतलब मान लीजिए कोई स्पीसीज़ एक्सटिंक्ट होने वाला है ये भी बता देता है, तो हम लोग उसको प्रिजर्व करते हैं। और किस में प्लांट स्पीसीज़ में या मान लेते हैं कि जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है उसको भी हम लोगों को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। उसके बाद देखिए APD केंडोले जो है, APD केंडोले 1813 में आए थे। ये 71st BPSC में पूछा भी गया था। इन्होंने क्या किया था, एक वर्ड टेक्सोनॉमी कॉइन किया था। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था एलिमेंट्री थ्योरी ऑफ बॉटनी। एलिमेंट्री थ्योरी ऑफ बॉटनी। और इस बुक में ही उन्होंने टेक्सोनॉमी वर्ड का यूज़ किया था। और APD केंडोले जो थे उसका जो क्लासिफिकेशन था वो वैस्कुलर बंडल पर बेस्ड था। यही क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन जो 71st BPSC में पूछा गया था कि जो है वैस्कुलर बंडल को कौन एज अ क्राइटेरिया यूज़ किए थे क्लासिफिकेशन में। ढेर सारे ऑप्शंस थे। तो तो इसको जो हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, चूँकि ये पूछा गया हुआ है पिछले एग्जामिनेशंस में, तो इसको हम लोग थोड़ा अच्छे से कर लेते हैं। तो ये जो है ना ये जो है क्या बोले थे कि जो ये वैस्कुलर बंडल के प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे जो है प्लांट्स को क्लासिफाई किए थे। अगर मान लीजिए कोई प्लांट है उसमें वैस्कुलर बंडल या तो प्रेजेंट होगा या फिर वैस्कुलर बंडल एब्सेंट होगा। तो जो जिसमें वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट थे उसको इन्होंने फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक तो एक्सोजिनी और एक एंडोजिनी। चूँकि ये पूछा हुआ है इसलिए थोड़ा सा इसको डिटेल में देख लेते हैं। एक्सोजिनी वो ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें कि जो वैस्कुलर बंडल है एक
रिंग के फॉर्म में ऐसे रिंग के फॉर्म में अवेलेबल है। और एंडोजिनी वो है जिनमें कि वैस्कुलर बंडल जो है स्कैटर्ड है, कहीं कहीं प्रेजेंट है। देखिए ये जो है एंडोजिनी वैस्कुलर बंडल स्कैटर्ड, ये प्राइमरीली पाए जाते हैं मोनोकॉट्स में और ये पाए जाते हैं डाइकॉट्स में। इसमें जो है वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट तो होता ही है लेकिन इन अ रिंग, ठीक है। और दूसरा जिसमें वैस्कुलर बंडल एब्सेंट था उसको इन्होंने कहा सेल्यूलरीज। चलिए हाँ, तो अब हम लोग जो है ना बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को देख लेते हैं, व्हाट इज़ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो उसके बाद जो है हम लोगों को थोड़ा सा ये फिर हम लोग अर्नेस्ट मेयर को उसके बाद देखेंगे। देखिए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का कुछ रूल्स है। सबसे पहले रूल्स से पहले हमारे पास दो ऑर्गेनाइजेशन है, एक तो ICBN, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नोमेनक्लेचर, और जो ICZN है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। देखिए बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर में अगर हम लोग लिखते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि नेम्स जो है वो लेटिन से डिराइव्ड होते हैं, और अगर इसको प्रिंट करते हैं तो ये इटैलिक्स में प्रिंट करते हैं। और जो हमारा बायनोमियल नोमेनक्लेचर नेम्स होते हैं उसमें दो वर्ड होते हैं, एक तो जेनेरिक नेम होता है और एक स्पेसिफिक एपिथेट होता है। जैसे मान लेते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि अगर हमारा मैंजीफेरा है, मैंगो है, तो उसका हम लोग लिखते हैं मैंजीफेरा इंडिका। तो अगर हम लोग अगर लिख रहे हैं तो जो पहला वर्ड है अगर टाइप भी कर रहे हैं तो जो जेनेरिक नेम होगा उसका पहला वर्ड कैपिटल होगा, और जो स्पेसिफिक एपिथेट होगा उसके सारे वर्ड स्मॉल होंगे। और जेनेरिक नेम का पहला वर्ड कैपिटल, बाकी सारे स्मॉल में होंगे। अगर मान लेते हैं कि अगर इसको अगर हम लोग प्रिंट करेंगे तो इटैलिक्स में करेंगे, अगर इसको हाथ से लिखेंगे तो दोनों को हम लोग सेपरेटली क्या कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे। देखिए ICBN और ICZN में बस एक बात याद रखना है कि टॉटोनिम्स जो है ICBN अलाउ नहीं करता है। जैसे मान लीजिए कि कोबरा है, उसका जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर है वो है नाजा। मतलब जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट दोनों सेम हैं। तो ये जो है बोटैनी में नहीं चलता है, याद रख लेना है, ये बस यही बात याद रख लेना। हो सकता है कभी ऐसा पूछ लिया जाए। तो देखिए बायनोमियल नोमेनक्लेचर में हमने दो चीज़ें देखा कि अगर इसको प्रिंट करेंगे तो इटैलिक्स में करेंगे, अगर हैंड रिटन होगा तो इसको सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, और पहला लेटर जो है जेनेरिक नेम का कैपिटल होगा और स्पेसिफिक एपिथेट का सारा वर्ड ही स्मॉल होगा। अगर साइंटिस्ट का नेम है तो उसको भी लिख सकते हैं लास्ट में, जैसे कि मैंजीफेरा इंडिका लिन, ठीक है। उसके बाद हम लोग एवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशंस में देखते हैं, थियोफेरेस्टस को देखेंगे, फिर जॉन रे को देखेंगे, फिर बेंथम एंड हुकर को देखेंगे, फिर एंगलर प्रेंटल को देखेंगे, फिर हटकिंसंस को देखेंगे, और उसके बाद हम लोग अर्नेस्ट मेयर को देखेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। देखिए थियोफेरेस्टस जो है वो एरिस्टोटल के शिष्य थे, और एरिस्टोटल ने क्या किया था कि एरिस्टोटल जो है एनिमल्स को क्लासीफाई किए थे, और थियोफेरेस्टस जो है वो प्लांट को क्लासीफाई किए, ठीक है। जो थियोफेरेस्टस जो प्लांट को क्लासीफाई किए उसके ग्रोथ और लाइफ स्पैन के बेसिस पे वो किए। तो जो है इसका जो थियोफेरेस्टस का जो क्लासिफिकेशन था वो प्लांट्स को ट्रीज, सर्ब्स, अंडर सर्ब्स, हर्ब्स, इस चार कैटेगरीज में डिवाइड किए। ट्रीज में मतलब जिसका लॉन्ग वुडी स्टीम होगा, सर्ब्स का जिसमें मेनी स्मॉल वुडी ब्रांच स्टीम होगा, इसमें शॉर्ट बॉडी ब्रांच स्टीम होगा, स्टीम होगा, वुडी स्टेम होगा, और हर्ब्स में जो है नॉन वुडी स्टेम होगा। उसके बाद इन्होंने एक और क्लासिफिकेशन दिया, प्लांट्स को जो है लाइफ स्पैन के बेसिस पर भी डिवाइड किया। जैसे कि मान लीजिए कि गेहूं है वो एनुअल है, उसका 1 साल का ही है, कुछ प्लांट है जिसका 2 साल का ही लाइफ साइकिल होता है तो उसको बाइनियल बोल दिया, और जिसका 2 साल से ज़्यादा का होता है उसको पेरिनियल बोल दिए, ठीक है।
उसके बाद जो है जॉन रे आते हैं। जॉन रे जो है मतलब वो बोले कि सिर्फ प्लांट के कुछ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को मत देखो, एक ब्रॉड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को देखो। ठीक है, ये जो है पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने फ्लावरिंग प्लांट्स को मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स में डिवाइड किया। और सबसे इसकी पहली बात ये थी कि जॉन रे सबसे पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या कहते हैं कि स्पीसीज़ को डिफाइन किया। तो इनके अकॉर्डिंग स्पीसीज़ कौन थे, मतलब वो ऑर्गेनिज्म जिसके कॉमन पेरेंट्स हैं और जो अपने आप में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब रिप्रोड्यूस कर सकते हैं अपने, नॉट अपने आप में, मतलब अपने जैसा ऑफस्प्रिंग प्रोजेनी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और ये बोले कि जो है कुछ मॉर्फोलॉजी जैसे कि लीनियस थे या फिर वो क्या करते थे कि स्टेमेंस और एंथर को ही देखते थे। इन्होंने कहा कि नॉट ओनली स्टेमन एंड एंथर, रूट्स को भी देखिए, स्टेम्स को भी देखिए, लीव्स को भी देखिए, इन सारे कैरेक्टर्स को स्टडी करिए। उसके बाद बेंथम एंड हुकर आए थे। देखिए ये भी PYQ ही है, इसमें बस इतना याद रख लेना है कि बेंथम एंड हुकर का जो क्लासिफिकेशन था वो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था और वो जो सीडेड प्लांट्स के लिए था। और उन्होंने एक बुक लिखी थी जिनका नाम था जेनेरा प्लांटेरम। इन्होंने नेचुरल एफिनिटीज़ को ज़्यादा महत्व दिया था अदर सिमिलरिटीज से, और इन्होंने बहुत एक्सटर्नल और इंटरनल फीचर्स लाइक एनाटॉमी, एम्ब्रायोलॉजी, वेनेसन, इन सब को भी कंसिडर किया था। और जो इंगलर और प्रेंटल के जो क्लासिफिकेशन थे वो फर्स्ट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन थे। मतलब इन्होंने इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को जो है एक बेसिस बनाया था और उसके आधार पर ही जो है इन्होंने अपना जो है क्लासिफिकेशन किया था। उसके बाद जॉन हटकिंसन आते हैं। ये 24 इवोल्यूशनरी प्रिंसिपल दिए थे और ये उतना चर्चित नहीं है, तो इसको हम लोग बस इतना याद रखेंगे कि ये 24 इवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स दिए थे और जिसके बाद जो है क्या कहते हैं कि इसको जो है उसी के बेसिस पे ये क्लासीफाई किए थे। अब चलिए हम लोग अर्नेस्ट मेयर को देख लेते हैं। देखिए अर्नेस्ट मेयर जो है 1942 में जो है आए थे और ये जो है मतलब स्पीसीज कॉन्सेप्ट दिए थे। ठीक है, इसको डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी कहा जाता है। ठीक है, और ये क्या किए थे, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज दिए थे। तो चलिए हम लोग ये समझते हैं कि बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज है क्या। देखिए सबसे पहले इन्होंने ये कहा कि स्पीसीज ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं। इंटरब्रीड कैसे कर सकते हैं, नेचुरली। ठीक है, और ये जो है एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, देखिए इंटरब्रीड मतलब नेचुरली कर, जैसे हम लोग क्या करते हैं, नेचुरल नहीं करेगा तो उसको हम लोग स्पीसीज नहीं करेंगे। हम लोग लायन और टाइगर को मिला करके लाइगर भी बनाते हैं एक जू में, एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में, वो उसको से हम इनब्रीडिंग करवाते हैं। ठीक है, और उसी प्रकार हम लोग जो है म्यूल बनाते हैं। जैसे कि मान लीजिए हॉर्स ले लेते हैं और डंकी ले लेते हैं, इन दोनों को क्रॉस करा के हम लोग म्यूल बनाते हैं। तो म्यूल तो बनाते क्या, म्यूल स्पीसीज़ है नहीं, म्यूल स्पीसीज इसीलिए नहीं है क्योंकि म्यूल जो होता है वो फर्टाइल नहीं होता है, ये इनफर्टाइल होता है। फर्टाइल नॉट इनफर्टाइल। तो स्पीसीज़ का जो है हमारे पास पहला रूल क्या हो गया, मतलब ये क्या करना चाहिए, इनब्रीड करने चाहिए आपस में। दूसरा क्या हो गया, ये जो है फर्टाइल ऑफस्प्रिंग होना चाहिए, जो हमारा प्रोजेनी हो वो भी फर्टाइल हो। ठीक है, और ये लोग जो है रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होना चाहिए। क्या आपने कभी भी अपने सराउंडिंग्स में, एनवायरनमेंट में कभी देखा है कि कुत्ता और बिल्ली आपस में इंटरब्रीड कर रहे हैं नेचुरली, या फिर कोई और स्पीसीज गाय और भैंस इंटरब्रीड कर रहे हैं कि चलो एक अच्छा वेराइटी प्रोड्यूस करते हैं। दोज आर नॉट पॉसिबल, राइट। और अर्नेस्ट मेयर का जो है एक और फेमस लाइन है, उन्होंने कहा था कि ऑन्टोजेनी recapitulate its phylogeny।
इसका मतलब क्या हुआ ना कि जितने भी मतलब जब जब हमारा जो फिटस होता है जब वो ग्रो कर रहा होता है तो वो प्रिमिटिव कैरेक्टर शो करता है, फिशेस से लेकर के रेप्टाइल से लेकर एम्फीबियन सब के कैरेक्टर शो करता है। और ये एक समय में काफ़ी जो है फेमस भी हुआ था, लेकिन बाद में इसको डिस्कार्ड कर दिया गया था। अभी मॉडर्न साइंस ने डिस्कार्ड कर दिया क्योंकि एग्जैक्ट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस तो फॉलो होता नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए इसको डिस्कार्ड कर दिया गया था। चलिए अब हम लोग आगे करते हैं। तो अब जो हम लोग आगे पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो हमारा किंगडम, जो टू किंगडम थ्री किंगडम सिस्टम जो इवोल्यूशन हुआ वो कैसे हुआ, और इनके क्या यूजेस हैं, किस बेसिस पे इनको जो है क्लासिफाई किया गया है। जस्ट अ सेकेंड। देखिए वो वाला पेज कहाँ गया। हाँ, देखिए सबसे पहले देख लीजिए, सबसे पहले हमारे पास क्या था, हमारे पास था टू किंगडम क्लासिफिकेशन था। टू किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन कौन थे, प्लांटी और एनिमिलिया। इसको प्रेजेंट कोर्स किसने किया था, कैरोलस लीनियस ने किया था, ठीक है। इसका बेसिस क्या था, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, या तो ऑटोट्रॉफिक अगर है तो वो प्लांट है, हेट्रोट्रॉफिक अगर है तो एनिमल्स है। उसके बाद थ्री किंगडम सिस्टम आया जो कि अर्नेस्ट हैकल के द्वारा प्रपोज किया गया, और अर्नेस्ट हैकल ने एक नया किंगडम प्रपोज किया जिसका नाम था प्रोटिस्टा। इसमें जो है टिश्यू डिफरेंशिएशन और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इसका मेन फीचर्स था। जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे सबको इन्होंने क्या कर दिया, प्रोटिस्टा में रख दिया, जितने भी माइक्रोब्स थे। उसके बाद कोपलैंड आए। कोपलैंड ने क्या किया कि जो है प्रोटिस्टा में से बैक्टीरिया को निकाल दिया, क्योंकि उस समय पर क्या हुआ था कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी हो गया था। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जब डिस्कवरी हुआ तो जैसे कि हम जानते हैं कि बैक्टीरिया जो होता है वो क्या होता है, प्रोकैरियोटिक होता है। प्रोकैरियोटिक कहने का मतलब क्या होता है कि इसका जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियोइड होता है। इसका न्यूक्लियस जो है मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है। तो इन्होंने देखा और क्या किया कि मोनेरा को बाहर निकाल दिया और बाकी जितने भी यूकैरियोट्स थे उसको अलग कर दिया। उसके बाद 1969 में आर एच विटेकर आई। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है। तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, इसका डेट ये सब याद करना बहुत ज़रूरी है। तो आर एच विटेकर ने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। उन्होंने क्या किया, मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई को एक अलग ग्रुप में रख दिया। उसके बाद प्लांटी, एनिमिलिया। और इसका जो मतलब डिवीज़न का जो मतलब जो स्ट्रक्चर था, मतलब किस बेसिस पे था, वो था सेल स्ट्रक्चर। मतलब इधर इट इज़ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, व्हाट इज इट्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, व्हाट इज इट्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इधर इट इज़ ऑटोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक, सेप्रोफिटिक। और इसका रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन का मेथड क्या है, ए सेक्सुअल है या फिर सेक्सुअल है, ठीक है। और जो है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को भी कंसिडर किया गया। उसके बाद कार्ल वोज आए, ठीक है। इन्होंने सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। इन्होंने क्या किया कि जो है बैक्टीरिया मोनेरा को दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया, और इसका जो बेसिस था अध्ययन का वो क्या था, 16S राइबोसोम था। देखिए जब क्या बोलते हैं कि कार्ल वोज आए तो इन्होंने क्या देखा कि जो बैक्टीरिया हैं वो जो बैक्टीरिया बहुत ही हार्श इन्वायरमेंट में भी रहने के लिए वो क्या कहते हैं कि रह सकते हैं। हालांकि हम लोग इसको मोनेरा में जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर डिटेल से देखेंगे। तो इनका जो क्लासिफिकेशन का बेसिस था वो 16S राइबोसोम था। उन्होंने बैक्टीरिया को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, मोनेरा किंगडम को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। और बाकी के जो चार फाइलम थे, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, उसको एज इट इज़ रहने दिया। तो हमारे पास क्या हो गए, सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन हो गए। और इसको थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। इसको थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि जो है
इन्होंने जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सबको, जैसे कि एक तो मान लीजिए क्या कर दिया कि जो है आर्कीबैक्टीरिया कर दिया, फिर प्रोकैरियोट्स कर दिया, उसके बाद यूकैरियोटिक कर दिया। ठीक है, तो ये 3 टाइप के में डिवाइड कर दिया जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे। तो चलिए अब हम लोग जो है देखिए, जो ये एनसीईआरटी का टेबल है इसको याद कर ही लेना है। तो उसमें कुछ ज़्यादा देखिए कि मोनेरा होता है वो प्रोकैरियोटिक होता है। उसके बाद जो प्रोटिस्टा होता है उसका सेल टाइप क्या है, यूकैरियोटिक है। फंजाई का भी यूकैरियोटिक है, प्लांटी का भी यूकैरियोटिक, बाकी सबका यूकैरियोटिक। और देखिए मोनेरा का सेल वॉल जो होता है पॉलीसेक्राइड्स प्लस अमीनो एसिड्स का बना होता है। प्रोटिस्टा कुछ में ही सेल वॉल होते हैं, और जैसे कि यूग्लिना में सेल वॉल नहीं होता है। उसके बाद देख लीजिए यूकैरियोट में जो है फंजाई में सेल वॉल तो होता है, लेकिन ये काइटिन का बना हुआ होता है। और प्लांट का जो होता है सेल्यूलोजिक सेल वॉल होता है, और एनिमल सेल में तो कोई सेल वॉल होता ही नहीं है। मोनेरा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होते हैं, इसलिए तो ये प्रोकैरियोट है कि बाकी सब में प्रेजेंट। देखिए मोनेरा और प्रोटिस्टा का जो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, प्लांट और एनिमल का जो है टिश्यू और ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, और इसका मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन मोनेरा देखिए कुछ ऑटोट्रॉपिक्स भी होते हैं, कुछ हेट्रोट्रॉपिक्स भी होते हैं, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गे। और प्रोटिस्टा ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉपिक दोनों होते हैं, और फंजाई हेट्रोट्रॉफिक होते हैं या फिर सेप्रोफिटिक होते हैं। प्लांट्स तो ऑटोट्रॉफिक ही होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, और जो एनिमल्स होता है वो कंपल्सरीली हेट्रोट्रॉपिक्स ही होते हैं। ठीक है, इधर होलोजोइक और सेप्रोफिटिक मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स पर अपना भोजन प्राप्त कर रहा है। चलिए अभी हम लोग देखेंगे मोनेरा को। ठीक है, देखिए मोनेरा जो है मोस्ट प्रिमिटिव किंगडम है। ठीक है, और ये जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जो आर एच विटेकर जो दिए थे, तो इसको जो है क्या बताए थे, इसका सेलुलर टाइप क्या बताए थे, प्रोकैरियोटिक बताए थे। ठीक है, और ये मोस्ट सबसे पहले प्रोकैरियोटिक बताए थे। देखिए ये जो है मोस्ट एबेंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, और देखिए इसमें जो है एक तो इसको भी हम लोग सब कैटेगराइज कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग ऊपर तो देखे ही हैं, वैसे फिर भी देख लेते हैं। ये प्रोकैरियोट्स होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। ठीक है, इसमें सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं। इसका राइबोसोम जो होता है 16S राइबोसोम होता है। ठीक है, चूँकि इसमें 16S राइबोसोम होता है, तो इसमें जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है वो कैसे होता है, जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो ऐसे फोल्ड कर जाता है, और इनवर्ड ऐसे फोल्ड कर जाता है। इसको मीजोजोम बोलते हैं, जिसमें कि सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, और इसका जो राइबोसोम होता है वो 70S टाइप का राइबोसोम होता है। सेल वॉल तो प्रेजेंट होता ही है। ठीक है, सिर्फ जो है PPLO जिसको कि हम लोग माइकोप्लाज्मा पढ़े थे उसमें सेल वॉल नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद जो है इसका रिप्रोडक्शन जो होता है या तो एसेक्सुअल होता है, प्राइमरीली एसेक्सुअल होता है। किससे? प्राइमरी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाइनरी फ्यूजन से। ठीक है, और इसमें ट्रांसडक्शन भी होता है। ट्रांसडक्शन कहने का मतलब जो है जेनेटिक मटेरियल कंजुगेशन ट्यूब बना करके ट्रांसफ़र हो जाता है। तो उसको कुछ लोग मतलब ये ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए आर्कीबैक्टीरिया को हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये जो आर्कीबैक्टीरिया होते हैं ना, ये एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव करने के लिए बने हुए होते हैं। ठीक, और देखिए मोनेरा का जो सेल वॉल होता है वो किसका हमने बताया, बैक्टीरिया का बना होता है, वो होता है पेप्टाइडोग्लाइकन का होता है। लेकिन इसका जो सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकन्स का नहीं बना हुआ होता है, ये सेवरल लेयर और पॉलीसेक्राइड से मिलकर के बना हुआ होता है, सॉरी पॉलीपेप्टाइड से मिलकर के बना हुआ होता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका जो आर्कीबैक्टीरिया का जो फर्दर सब क्लासिफिकेशन है वो क्या है, सबसे पहले है मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस जितने भी रूमिनेंट ऑर्गेनिज्म है जिसका 4 चैम्बर्ड हार्ट है उसमें पाए जाते हैं, या फिर धान के पौधे में, धान के खेत में, और यहाँ कोई भी जो मार्सी लैंड है वहाँ पाए जाते हैं, मार्सी लैंड। ठीक है, उसके बाद क्या है, हेलोफाइल्स। ये जो है कहाँ मिलते हैं, सॉल्टी एरिया में, सॉल्टी लैगून्स में मिलते हैं। उसके बाद क्या है, थर्मो एसिडोफिल्स।
जितने भी गर्म कुंड होते हैं उसमें यही बैक्टीरिया पाए जाते हैं और इसी के वजह से जो है यहाँ का टेम्परेचर गर्म होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो कि मोनेरा का जो सोल मेंबर है जिसको कि यू बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, यू बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ठीक है, और इसका जो सेल वॉल होता है वो पेप्टाइडोग्लाइकन का बना होता है। इसमें सीलिया होते हैं या तो फ्लैजिलम होता है, इसलिए ये मोटाइल भी होता है। ठीक, उसके बाद देखिए साइनोबैक्टीरिया जो है, साइनोबैक्टीरिया के पास एक सेल्स होता है जिसको कि हेट्रोसिस्ट कहते हैं और इस हेट्रोसिस्ट के थ्रू जो है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, इसीलिए ये जो क्या है ऑटोट्रॉफिक है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो गया नोस्टॉक और एनाबिना, ये दोनों एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया हुआ है, दैट इज इट इज़ मस्ट टू रिमेंबर दीज एग्जाम्पल्स। एक और हम ऐड कर देना चाहेंगे, नोस्टॉक एनाबिना और एक स्पाइरुलिना। ठीक है, माइकोप्लाज्मा तो हमने आपको बता ही दिया है कि माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं होता है। उसके बाद जो है हम लोग किसको पढ़ेंगे, प्रोटिस्टा को पढ़ेंगे। देखिए प्रोटिस्टा में जो है मेनली 4 वो होते हैं, एक तो क्राइसोफाइट्स हो गया, उसके बाद डाइनोफ्लैजिलेट्स हो गया, उसके बाद यूग्लिनोइड्स हो गया, यूग्लिना हो गया, फिर स्लाइम मोल्ड्स हो गया, उसके बाद प्रोटोजोआ हो गया। इसके कुछ कुछ एग्जांपल्स है जो कि हम लोगों को याद करना मस्ट ही है। वैसे ये जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले तो हम ये बात देख लेते हैं कि जो है इसका कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जो कि ऐसे ऊपर में तो दिया हुआ है ही, आप देख सकते हैं सेल टाइप क्या है, इसका न्यूक्लियस कैसा है, इसका राइबोसोम कैसा है। ठीक है, लेकिन इसमें जो होता है प्रोटिस्टा में क्या होता है ना, पैरामेशियम आपने देखा होगा जिसको कि सिलिपल एनिमल क्यूल भी ऐसे कुछ डायग्राम होता है, उसमें सीलिया टाइप का ऐसे ऐसे बना होता है। ये सीलिया से क्या करता है, लोकोमोट भी करता है। ठीक है, अब देखिए इसमें सबसे पहला जो हम लोग पढ़ेंगे जिसको कि क्राइसोफाइटा बोलते हैं, क्राइसोफाइट्स। इसका 2 इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी में एग्जांपल्स दिया हुआ है, एक तो डाइटम्स दिया हुआ ही है, प्लस कर लीजिए गोल्डन एल्गे। ठीक है, ये जो है कहाँ, क्राइसोफाइट्स जो है ना बोथ फ्रेश वाटर प्लस मेराइन वाटर दोनों जगह पाए जाते हैं। ठीक है, और देखिए इसका जो होता है ना सेल वॉल होता है ना, मतलब सोप बॉक्स की तरह होता है, जैसे कि एक दूसरे के ऊपर परफेक्टली फिट कर जाता है। ठीक है, और इसके जो क्या कहते हैं, इसके जो सेल वॉल में होता है ना सिलिका एम्बेडेड होता है, जो कि बहुत ही इंडेस्ट्रक्टिबल होता है। और इस डाइटम का जो जब ये मर जाता है तो क्या बोलते हैं कि समुद्र के बॉटम पर बैठ जाता है, और इसके जो डेड रिमेन्स है उसको हम लोग डाइटोमीशियस अर्थ बोलते हैं। ठीक है, जिसका कि कमर्शियल बहुत ज़्यादा यूज़ है। इसको हम लोग साउंड प्रूफिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, घर वर में लगा देते हैं, इसको पॉलिश करने के लिए भी है, फिल्ट्रेशन करने के लिए भी यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसको जो होता है ना चीफ प्रोड्यूसर बोला जाता है ओशंस का, चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशन। आई एम नॉट गेटिंग फ्लो। ठीक है, उसके बाद हम लोग डाइनोफ्लैजिलेट्स को पढ़ते हैं। डाइनोफ्लैजिलेट्स जो होता है ना वो उसका एक रेड डाइनोफ्लैजिलेट होता है जिसको गोन्यूलेक्स बोलते हैं, और गोन्यूलेक्स क्या करता है, रैपिड मल्टीप्लिकेशन करता है, और ये रेड टाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब इतना ज़्यादा रेप्लिकेट करता है कि पूरे सी पर ही जो है फैल जाता है, और इसीलिए कभी कभी हम लोग समुद्र का पानी लाल भी देखने के लिए मिलता है। और ये बहुत ही टॉक्सिक्स होता है और प्लांट मैरीन लाइफ के लिए बहुत ही पॉइजनस होता है। और अगर मान लीजिए कोई सेलफिश है, अगर वो मतलब इसका पॉइजन खा लिया, हम लोग खा लेंगे तो हम लोगों को भी नुकसान होगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मेंबर है इसमें से गोन्यूलेक्स याद रख लीजिए एग्जांपल। और देख लीजिए यूग्लिना है, यूग्लिना जो है मोस्टली फ्रेश वाटर में पाया जाता है। ठीक है, और जहाँ पर पानी स्थिर रहेगा वहीं पाया जाता है। इसको क्या बोलते हैं, कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं, किसके बीच में, प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में। यूग्लिना क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कनेक्टिंग लिंक है किसके बीच में, प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में। अगर सनलाइट प्रेजेंट है तो ये फोटोसिंथेटिक है, अगर सनलाइट एब्सेंट है तो ये क्या है, हेट्रोट्रॉप्स है। ये यूग्लिना का पॉइंट याद रख लीजिए। ठीक है, और इसके पास जो होता है ना सेल वॉल भी नहीं होता है। ठीक है, उसके पास एक प्रोटीन सेल वॉल क्या होता है इसमें, एब्सेंट होता है, और इसके पास सेल वॉल की जगह पे क्या होता है, प्रोटीन रिच लेयर होता है जिसको पेलिकल बोलते हैं, PELLICLE, क्या है, प्रोटीन रिच लेयर। और जिसकी वजह से इसका बॉडी क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है,
उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्लाइम मोल्ड्स को। स्लाइम मोल्ड्स जो होता है ना वो सेप्रोफिटिक होता है, मतलब डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स पर ये फीड करता है। ठीक, स्लाइम मोल्ड्स का कुछ एग्जाम्पल है जैसे कि प्लाज्मोडियम। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रोटोजोआ। देखिए प्रोटोजोआ होता है ना वो हेटेरोट्रॉप्स होता है, ठीक है, और ये एक प्रेडेटर या फिर पैरासाइट की तरह लीव करता है, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि ये मतलब मतलब एक रिलेटिव है, मतलब प्रिमिटिव रिलेटिव, बहुत ही पुराना रिलेटिव है किसका, एनिमल्स का, ठीक है। और इसका कुछ कुछ एग्जाम्पल है, अमीबा है, ट्रिप्नोजोमा है। ट्रिप्नोजोमा से क्या होता है, स्लीपिंग सिकनेस होता है। ट्रिप्नोजोमा से स्लीपिंग सिकनेस होता है, ठीक है। और जैसे कि हम लोग पैरामेशियम भी पढ़े हैं जिसको कि स्लीपर एनिमल क्यूल भी कहा जाता है। फिर प्लाज्मोडियम हमने पढ़ा ही है जो कि क्या कहते हैं कि क्या बोलते हैं, मलेरिया कॉज करता है। आज के लिए थैंक यू सो मच, और हम लोग नेक्स्ट जो है आगे देखेंगे क्योंकि इट्स गेटिंग रियली लॉन्गर।